एनडीए में मचा है घमासान। सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन पा रही है बात। उत्तर प्रदेश में जयंत और राजभर अड़ गए हैं और उन्हें मंत्री परिषद से लेकर के सीटों की संख्या तक में नए सिरे से बात करने की जरूरत महसूस हो रही है। और बीजेपी आलाकमान अभी इस मसले को सुलझा नहीं पा रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में भी फंस गया है पेच। बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नहीं कर पा रही है ऐलान। स्वागत है आपका। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, इससे पहले कि हम आप तक आवे और आपसे चर्चा शुरू करें, जो कुछ महत्वपूर्ण खबर है उस खबर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और वो खबर है कि एनडीए के भीतर में जबरदस्त तरीके से घमासान मच गया है। और इस कदर घमासान मचा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लेने के बाद उसको सार्वजनिक नहीं कर पा रही है, घोषित नहीं कर पा रही है। बीते 2 दिनों से ये नाम अटके पड़े हैं। आज भी खबर है कि वो अपने नामों की घोषणा कर सकती है, उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। लेकिन क्या कारण है, इस पर हम बात करेंगे, मगर पहले प्रमुख खबर जो है उसको देखते हैं। ये खबर आप देख रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान मच गया है। ये ब्रेकिंग खबर है, आज सुबह की ब्रेकिंग खबर, ताजा खबर कि जबरदस्त घमासान मच गया है। क्या आज भी निकल पाएगा समाधान? ये बड़ा सवाल इस खबर से जुड़ा हुआ। बीजेपी नहीं कर पा रही है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी नहीं कर पा रही है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। और नाम तो घोषित हो गया, मीटिंग में माथापच्ची हो गई, नाम तय भी हो गए, लेकिन ऐलान करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, वो उससे सहमत नहीं है। हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। यहां बीजेपी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। यह खबर आपको पता ही है, लेकिन ये आज यह भी एनडीए में घमासान का ही संकेत देता है। शिरोमणि अकाली दल से नहीं बन पा रही है बात। लगातार चल रही है बातचीत, लेकिन शिरोमणि अकाली दल से बात नहीं बन पा रही है। इधर बिहार में नहीं मान रहे हैं नीतीश कुमार से सीटों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीट को लेकर के नीतीश कुमार को 16 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी 10 से कम सीट चाहती है और नीतीश कुमार मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी से भी बात हो रही है और वो भी वहां से भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, क्योंकि वीआईपी नाराज है कि उसकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था और वीआईपी का मल्लाहों के बीच में जबरदस्त पकड़ है। इसके अलावा भी बिहार में बहुत सारी बातें हैं कि चिराग पासवान के दोनों गुटों के बीच में उनको कितने टिकट दिए जाए, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है बिहार के नेतृत्व को कि आपस में बात करके थोड़ा सा मामला सुलझाइए, लेकिन बिहार के नेतृत्व के वश की बात नहीं है कि वो इस मामले को सुलझा सके। महाराष्ट्र में एकनाथ पवार खेल रहे हैं अलग चाल खेल रहे हैं एकनाथ पवार। और खबर तो यह है कि एकनाथ और अजित पवार दोनों ने मिलकर शरद पवार से मुलाकात की है। यानी गेम जो है एक तरीके से एनडीए के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। और इसी विषय पर हम आज बातचीत करने के लिए संजीव कौशिक जी के पास आते हैं। संजीव कौशिक जी, क्या खबर है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रेम कुमार जी, न केवल एनडीए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी बड़ा घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार देखेंगे कि टिकटों के वितरण में जिस तरह से माथापच्ची की जा रही है और वो बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी दम भरती चली आ रही है, उनको दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अंदर भी एक विद्रोही तेवर जन्म लेने लगा है, उसको भी शांत करना है। तो जो मुख्यधारा की मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इंडिया गठबंधन पे हमलावर हुए करते थे, उनसे ज्यादा बुरी स्थिति आज के डेट में एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रही है। ये तमाम अलग अलग जगहों पे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको लेकर के पहले भारतीय जनता पार्टी
बात कहती थी कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, खुद के दम पे हम इतनी सीटें लाएंगे, अब की बार 400 पार लाएंगे। एक एक सीटों पर मशक्कत करता हुआ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है। सहयोगी दलों को भी इस बात का एहसास हो चुका है इस बार कि ये पार्टी केवल केवल अपने लाभ की बात करता है और हमारे अस्तित्व के बारे में भी नहीं सोचने मौका तो सोचने की जरूरत नहीं समझेगा ये। और इसी वजह से लगातार न नीतीश कुमार रहम खा रहे हैं, न बीजेपी बाहर निकल गई इसी की वजह से, जयंत चौधरी भी लगातार राह ठाने हुए हैं। वो तमाम लोग इसी वजह से कि ये मौका है और इस समय यदि हम चूक गए तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हमको उसी तरह से दूध की मक्खी के जैसे निकाल के फेंक देगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ज्यादा बेहतर नहीं है इस चुनाव में। जो शाइनिंग इंडिया की बात जिस समय चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, कमोबेश वही स्थिति आज के डेट में है कि बाहर से आवरण जो बनाया गया बहुत बेहतरीन है, शानदार है, छक्के चौके लग रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में स्थिति यह है कि किस तरह से दोबारा रिपीट हो जाए या किस तरह से सीटों को बचाया जा सके, ये बहुत तरह की चुनौतियां उनके सामने खड़ी है। और लगातार मतलब आप ये कह रहे हैं संजीव कौशिक जी कि वही फील गुड जैसी इस बार भी हवा निकलने वाली है, आप ये कह रहे हैं? अजब की स्थिति है प्रेम कुमार जी। ये स्थिति यदि नहीं होती तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहने वाली, रणनीति बनाने वाली, सबसे मजबूत रणनीति बनाने वाली, आगे आगे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब नहीं करती। आप ये इसे छोटी मोटी बात का इशारा नहीं समझे कि अभी तक ये मामला भारतीय जनता पार्टी नहीं सुलझा पाई है। और विपक्षी जो भी विपक्षी क्या सहयोगी पार्टी जो उनके साथ है, जो पहले विपक्ष में थी, वो यदि इस तरह से तन के खड़ी हो रही है और उनकी वजह से यदि ये लेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। और तो भारतीय क्या जनता ऐसा हो पार्टी सकता है संजीव कौशिक जी के जैसे हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने अकेले चलने का फैसला किया, वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो जाए कि हम जाइए नहीं होता है तो नहीं करेंगे, और जयंत चौधरी को भी अकेले चुनाव लड़ना पड़ जाए, राजभर को भी अकेले चुनाव लड़ना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, सच बात यह है कि उन लोगों को यदि स्वाभिमान पूर्वक और सम्मानजनक यदि सीटें नहीं मिली तो वो लोग उन लोगों के लिए विकल्प खुला है। इंडिया गठबंधन ने अभी भी विकल्प खोल के रखा है कि आपको जो सीटें चाहिए, आपको जो सम्मान चाहिए, शेयरिंग की बात जो चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको स्पेस देने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन लोगों को कमतर करके आंकने का प्रयास कर रही है वो बेहद उन लोगों के लिए अफसोसनाक है। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि वो चेहरे बदलना चाहती है, वो जगह पर बदल देना चाहती है, वो पहले अपने ही सांसदों को दोबारा नहीं खड़ा करना चाहती है। और वैसे ही दिल्ली में तो खबर है कि 5 से ज्यादा सांसद को बदलने की कवायद चल रही है। तो एक एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और उनको पता है कि जिन लोगों ने इनके चेहरे पर वोट दिया है वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ये सांसद या ये नेता यदि अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो वो चाह रहे हैं कि नए चेहरे आए, नए चेहरे की बदौलत वहां पे चुनाव लड़े। और बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है, किसी भी अपने सहयोगी दलों के बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है, कहीं से उनके प्रति उनके मन में इस तरह की बात नहीं है कि उसको मजबूत करना है, उसको सम्मानजनक जगह देना है। वो यूज एंड थ्रो की नीति जो शुरुआती दौर से रही है वही करने का प्रयास कर रही है। और विपक्षी के जो सहयोगी गठबंधन है वो इस बात को समझ गए हैं, जिसकी वजह से ये राग पैदा हुई है। जी प्रेम कुमार जी। जी जी। संजीव कौशिक जी, बिहार को लेकर के खासा चिंता है। अभी हम उत्तर प्रदेश में लौटेंगे, लेकिन जी बिहार में एनडीए एनडीए बीजेपी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ नहीं पाती है। आज तक बीजेपी अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में, सत्ता की दावेदार पार्टी के रूप में खड़ा नहीं कर सकी, हमेशा नीतीश कुमार के पीछे पीछे रही। आज नीतीश कुमार को अपने पीछे करने के लिए और लीडिंग रोल हासिल करने के लिए बीजेपी को सारे तिल तिकड़म करने पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि बिहार में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। बिहार में नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है कि उनको वो 16 से कम सीट पर हम लड़ेंगे, और बीजेपी देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा जो है वो यहाँ फंसा है, और छोटे छोटे दलों के साथ तो है ही। थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं, आप तो बिहार अक्सर हर 1.5 महीने में बिहार जाके आप 10 दिन रह करके आते हैं, और बताइए क्या हालात है। देखिए प्रेम कुमार जी, बिहार का बिहार बिल्कुल बदला हुआ है इस बार के इलेक्शन में। वो कहीं से भी
भारतीय जनता पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है, कहीं से भी नीतीश कुमार को भी बख्शने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार भी खूब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यदि वो गए हैं तो लोकसभा चुनाव तक ही उनकी मियाद है और उसके बाद में उनका क्या हासिल होने वाला है। तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि मेरे वजन को यदि कम किया गया, मुझे यदि कमतर आंका गया या मेरे सीटों की कमी कम कर दी गई सीटें, तो फिर हमारा वो वजूद रहेगा ही नहीं जिसकी बदौलत हम आगे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने उंगलियों पर नचा पाएंगे। तो नीतीश कुमार एक तरह से ये सारी बातें समझ रहे हैं। नीतीश कुमार भले अभी फंसे हुए हैं लेकिन इतने सुलझे हुए और समझदार तो है ही कि वो भविष्य के आटों को समझ पाए। तो उन्हें पता है कि इस लोकसभा में यदि वो चूक जाते हैं तो विधानसभा में ऑलरेडी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या कमतर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो नीतीश कुमार सब कुछ अपना दांव पे लगाए हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इन्हीं सीटों को, जिन सीटों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं उनकी डिमांड जो बनी हुई है, उन्हीं सीटों को तो बचाने के लिए वो आए बीजेपी के पास। और यदि वही नहीं बचा पाए तो मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी वो पहले से थे, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। ये तो बहानेबाजी की वजह से आए, इधर से उनके सांसदों का जो प्रेशर था उस प्रेशर को लेकर के इधर आए। और उसके बावजूद भी यदि वो उन सांसदों को या वो सीटें नहीं बचा पाते हैं, उन सीटों पर अपनी मजबूती के साथ दावेदारी नहीं रख पाते हैं, तब तो उनके लिए बहुत बेहद मुश्किल दौर आएगा। और यही यही मुश्किल घड़ी है जिसकी वजह से लगातार, और छोटे छोटे दल की बात जहां तक है, ये बात बिल्कुल सही है कि चिराग पासवान को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चिराग पासवान के खेमे में क्या उनको चिराग पासवान के साथ किस तरह से डील हो रही है, उनके चाचा के साथ किस तरह की डील हो रही है, उस पर चिराग की भी नजर है। तो चिराग भी कम से कम वो भी चाहेंगे कि खोए हुए स्वाभिमान को लौटाए और एक मजबूती के साथ जो उनकी दावेदारी है वो लगे रहे बिहार की राजनीति में कम से कम। तो बिहार की राजनीति बिल्कुल नीतीश कुमार के खेमा बदलने से, भले भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाएगी या फिर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि नीतीश कुमार भी कम मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। मैंने कल ही कहा था कि नीतीश कुमार वो बिहार के राजनेता है जो अकेले अपने दम पर अमित शाह और मोदी जी दोनों को नचाने की कुवत रखता है। बार बार ना कहने के बाद में भी उनकी जरूरत पड़ती है और उनको बुलाया जाता है और नीतीश कुमार उनके लिए प्रासंगिक होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार में भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले बड़ी अपने साफ सुथरे रणनीति के साथ डंके के चोट पे आती है और अपना घोषणा कर देती है। अभी तक जो इतनी मशक्कत करने की कोशिश हो रही है या उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, सबों की दावेदारी ने उलझा दिया इस बार एनडीए को। और मुझे लगता है कि लाख इस गुत्थी को सुलझाया जाए, बाहरी यदि सुलझ भी जाए तो अंदर खाने जो आग सुलग रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खतरनाक होगा आने वाले के लिए। अभी देखते रहिए, पहले टिकटॉक का जो टिकटॉक की घोषणा है वो हो जाने दीजिए, एक नई राह आपको दिखेगी। जी प्रेम कुमार जी। जी, ये खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र की पुलिस ने, नासिक पुलिस ने ये कहा है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हो सकती है, जान ली जा सकती है। और ये अभी की सबसे बड़ी खबर में से है, ब्रेकिंग खबर में से हम आपको देना चाहती हैं, वो बताना चाहते हैं। ये क्षमा कीजिए, मैं वो ब्रेकिंग लेकर नहीं आ पाया, थोड़ी देर में उस ब्रेकिंग खबर को लेकर मैं आता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, मैं थोड़ी देर में इस खबर को बताता हूं। इस बीच संजीव कौशिक जी, ये जो आपने कहा नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन जो बातें आपको चिराग पासवान को लेकर के है, चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में सहमति बन ही नहीं पा रही है कि मिल करके चुनाव लड़े, और बीजेपी दोनों को एक पार्टी के रूप में ट्रीट कर रही है कि हम 6 सीट से ज्यादा, 5 सीट से ज्यादा देंगे ही नहीं। और एक राज्यसभा की सीट भी थी ना जब रामविलास पासवान जी थे। तो ये जो है 5 सीट 6 सीट जो इनको देने की बात है, इस बार वो देने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान अपनी पिता की विरासत छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसको कैसे सेटल किया जाएगा, ये भी अभी तक सेटल नहीं हुआ। अब कब होगा? उम्मीदवार प्रेम कुमार जी, ये बात ध्यान में रखिए कि चिराग पासवान आज नहीं तो कल वो वहां से निकलेंगे, निश्चित तौर पे निकलने के लिए वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्योंकि लंबे समय तक और बड़े दावेदारी के साथ, बड़े मजबूती के साथ वो एनडीए का हिस्सा रहने का दावा करते रहे हैं और अपने आप को हनुमान, राम का हनुमान बताने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन राजनीति में केवल और केवल इस तरह से हनुमान बता देने से काम नहीं चलता। जब आपकी राजनीतिक
पैठ ही खत्म हो जाएगी, जब आपके चाहने वाले ही आपसे विमुख हो जाएंगे, जब आपका ही कैरियर समाप्त हो जाएगा, तो काहे की राजनीति और काहे का हनुमान और काहे का राम। तो चिराग पासवान की स्थिति यही है। चिराग पासवान खुल के चाहते हैं कि हमें उतना ही वजन दिया जाए, और वो बिल्कुल अलग अपने चाचा के साथ कभी क्यों जाएंगे। जिस चाचा ने उनके सांसदों को तोड़ करके अलग पार्टी बना ली, उसके लिए कोर्ट तक जाना पड़ा, चिराग पासवान क्यों सहानुभूति रखेंगे। वो नए तरीके से अपने वजूद को फिर से काम करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी क्षेत्रीय पार्टी की फितरत यही रही है कि पिता के पार्टी को या पिता के इस तरह की मेहनत को लोगों ने यदि कहीं भी प्यार दिया है तो उनके पुत्र पर ही भरोसा दिया है उस पार्टी के लिए। ये सर्वविदित रहा है इस तरह से। और चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि वो सुलझे नेता नहीं है या बहुत अलग तरह की आक्रामक राजनीति करते हैं। वो बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो चिराग पासवान की मजबूरी रहेगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब इस बार अभी कैसे उनको समझाया जाता है, कौन से समीकरण बनते हैं, जो 6 सीटों की बात हो रही है, वो अपने चाचा के साथ भी नहीं जाने जा रहे हैं। थोड़ा सा रोकते वो ब्रेकिंग खबर हम दे दें आपको, दर्शकों को अपने, कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, ऐसा पुलिस कह रही है। नासिक पुलिस कह रही है राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। नासिक पुलिस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये हमला हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजीव गांधी की तरह बम से उड़ा देने की योजना है। ये बड़ी खबर आ रही है और बहुत चिंताजनक खबर आ रही है कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। क्या संजीव कौशिक जी, आपको ध्यान होगा राजीव गांधी 90 के दशक में 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव प्रचार करते हुए उनको शहीद होना पड़ा था। शहीद हुए थे, उन पर बम से के चीथड़े उड़ गए थे। तो इसको देखते हुए ये धमकी बहुत गंभीर है। इस पर थोड़ी टिप्पणी लेते हैं, फिर हम वापस अपने विषय पर जाएंगे। देखिए प्रेम कुमार जी, राजीव गांधी के ही पुत्र राहुल गांधी है। ये बात मत भूलिए कि राजीव गांधी ने उस समय, जिस समय उनके साथ ये हादसा हुआ, मद्रास के कोयम्बटूर में वो हादसा हुआ था, और उस समय भी वो लोगों के बीच में अपने तमाम उन सुरक्षा गार्डों के घेरा को तोड़ते हुए वो गए थे, और आत्मीयता के भाव से वो मिलते हुए गए थे, जिसकी वजह से इस तरह की घटना बड़ी आसानी से उनके साथ हो गई थी। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी भी बड़े निडर स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते। निश्चित तौर पे एक राजनेता होने के नाते और इतने लोकप्रिय नेता होने के नाते उनके प्रति चिंता स्वाभाविक है, और उनको इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। लेकिन अब फितरत ही हो, खून में ही यही विरासत मिली हो कि लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से नहीं बात करेंगे, लोगों से नहीं समझेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके दिल की बात नहीं करेंगे, तो फिर राजनेता काहे। तो एक आज के दौर में जहां ये बात कह दी जाती है कि देश में डर का माहौल है, तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम सरकार की में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको गुस्सा आ जाता है कि कहीं कोई डर का माहौल नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री 150 एसपीजी की सुरक्षा घेरे में चलते हो, आमला चलता हो, जहां उनका भाषण होना है 24 घंटे वो पूरा एसपीजी के कब्जे में ले लिया जाता हो, स्टेट गवर्नमेंट से वो हिस्से ले लिए जाते हो, जहां इस तरह का माहौल चल रहा हो, वहां डर के माहौल के बारे में बात करना भी गुनाह है। और राहुल गांधी को निश्चित तौर पे इस पे सावधानी बरतनी चाहिए। मैं साफ लहजे में कह दूं कि राहुल गांधी रहेंगे तभी जनता की राजनीति कर पाएंगे। उन्हें सचेत होना चाहिए, उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबों के बावजूद उनकी एक ही बात और एक ही जिद सबके सामने आके खड़ी हो जाती है कि जनता जो चाहेगी, जनता हाथ मिलाना चाहेगी, जनता बात करना चाहेगी, जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता के लिए ही हम राजनीति कर रहे हैं, और जनता से हम अलग नहीं हो सकते हैं। तो उनकी एक जिद अलग है, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए चिंता है, उनके लिए सावधानी होनी चाहिए। और यदि इस तरह की सूचनाएं हैं तो ये सूचना भी बेहद गंभीर है, और उस सूचना पे हमें लगता है कि सरकार भी वहां की गंभीर होगी। सावधानी थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। जी प्रेम कुमार जी जी। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, मैं प्रतिक्रियाओं को ले रहा हूं। कुछ पहले अभी ताजा प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर पीछे की प्रतिक्रिया भी लेंगे। प्रदीप भांबू जी कह रहे हैं नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं, आने तक मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। बहुत बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं, उनको विदेश जाने नहीं देंगे। सरकार जी कह रहे हैं राहुल गांधी जी से डर गया संघी वाले। ये बात भी बहुत सही है, कह रहे हैं राहुल गांधी जान हथेली पर रख कर तो चल ही रहे हैं। हरिशंकर जोशी जी लिख रहे हैं बिल्कुल, जिस तरीके से, जिस निर्भीक तरीके से राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, बच्चों से, बूढ़ों से, महिलाओं से, वो अपनी जान हथेली पर रखकर ही चल रहे हैं। हिंदू महासभा जैसे संगठनों के नाम पर कई बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस चल रहे हैं, प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं। इसके अलावा प्रेम जी सुनाए अमिताभ बच्चन भी
सुना है कि अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली के खबर आ रही है, सही खबर है क्या? देखिए, कोशिश तो हर सत्ताधारी दल चाहती है कि उनको अमिताभ बच्चन मिल जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक बार तौबा कर लिया है, तो वो अभी तक दिख नहीं रहा है कि वो राजनीति में फिर से आएंगे। भगत राम जी कह रहे बिहार में बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है। अभी तक बीजेपी आरजेडी के 5, कांग्रेस के 3 विधायक तोड़ चुकी है। ऊपर से नीतीश विदेश जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तब सम्राट चौधरी अपना मुरेठा उतारने वाले हैं। देखिए भगत राम जी, ये पॉलिटिक्स तो बिहार के लेवल पर चली रही है कि बीजेपी कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे और सत्ता में अपने दम पर आए। तो अपने दम पर जनता तो उनको बना नहीं रही है, बीजेपी को सत्ता सौंप नहीं रही है, तो वो दूसरों के खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ करके चैंपियन टीम बनना चाहती है। यानी एक टीम जिसके पास जीतने का मादा ना हो, तो वो क्या करे कि सभी जीतने वाली टीम के कप्तानों को और महत्वपूर्ण लोगों को अपने साथ जोड़ के चैंपियन टीम बना दे। लेकिन ऐसी टीम चैंपियन होती नहीं है भगत राम जी, जनता ही फैसला करती है। शिवराम कोदाली जी कह रहे हैं बहुत चिंताजनक खबर, इसको हल्के में ना ले, सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी की जो बारे में जो खबर आई है बहुत चिंताजनक है। पलटू चाचा का अंत समय आएगा, ऐसा सुभाष चंद्र जी लिख रहे हैं। मोदी जी हजारों करोड़ के गिफ्ट सौगात दे रहे हैं। लोकतंत्र में गिफ्ट क्या होता है? अपने पास से दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी इतना 1000 करोड़, इतना लाख करोड़ बांटने निकल जाते हैं। अभी तक दक्षिण में 30 लाख करोड़ बांट चुके हैं, अभी बिहार में भी बांटेंगे, सब जगह बांट रहे हैं। इसको कहते हैं होली गिफ्ट, पहले कभी दिवाली गिफ्ट बांटते हैं। तो उसी पर टिप्पणी है प्रदीप बाम्बू जी की। शिव कुमार कोदाली जी लिख रहे हैं यूपी में यादव महासभा करने जा रही है बीजेपी, इसका कोई न्यूज है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास इसका न्यूज नहीं है, आप बताएं तो मैं पता करूंगा इस बारे में। और इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी जिसको हम पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी में। ये देखिए, मनोज बाम्बू जी ने लिखा कि नीतीश कुमार को भाजपा 5 दिनों के भीतर निपटाने में लगी है, भाजपा का सीएम बनाने वाली है। मैं उसी राजनीति के बारे में मनोज बाम्बू जी कह रहे हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में सरकार बनाने की कोशिश में लगी है बीजेपी अपने दम पर। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं प्रेम जी, ध्रुव राठी के वीडियो ने बीजेपी को दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। बीजेपी राठी के वीडियो को बैन करने की बात कर रही है। निश्चित रूप से बीबीसी का वीडियो तो बीजेपी ने बैन कर दिया था मोदी सरकार ने, लेकिन राठी का वीडियो बैन नहीं कर सकी है, तो उस कोशिश में लगी है। विशब खोबरा जी कह रहे हैं जब तक आरजेडी का डर रहेगा तब तक नीतीश कुमार की राजनीति खत्म नहीं होगी बिहार में। दलित और पिछड़ों के बीच महत्वपूर्ण बात, आई डोंट थिंक दैट दीज पीपल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दे विल डू मोर हार्म देन स्ट्रेंथनिंग द ग्रुप। इंडिया में ऐसे लोगों को एकोमोडेट नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ये ज्यादा नुकसानदेह होता है, माने जो बीजेपी से टूट जाए उनको इंडिया में लिया जाए, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। प्रदीप बाम्बू जी ने नमस्कार बोला था, आपको भी नमस्कार। बीजेपी एक्टर फिल्म स्टार को ढूंढ रही है चुनाव लड़ाने के लिए, बंगाल और दिल्ली में मंथन चालू है एक्टर को चुनाव लड़ाने के लिए। बिल्कुल सही खबर है आपके पास, क्योंकि बीजेपी को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, जहां से वो जीत नहीं सकती, जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक्टर और फिल्म स्टार की आवश्यकता है। यार लिख रहे हैं फैसिलिटिंग forces should not be accommodated, they do more harm than contribution। वो लगभग वही बात जो पहले उन्होंने लिखा था। जितनी चिंता आप बीजेपी एनडीए के बारे में करते हैं, उसमें से आधा भी प्रयास खुद की गठबंधन के बारे में करें तो आज ये हालात नहीं होते। कुमार कोदाली जी, हम एनडीए की चिंता तो पहली बार करने बैठे हैं, लेकिन इंडिया की चिंता तो टेलीविजन चैनल पर देखिए लगातार हो रही है। तो आप इस बारे में भी देखिए, और चिंता हम सबकी करते हैं। पारस जी लिख रहे हैं चिराग पासवान ने कभी व्यक्तिगत तेजस्वी यादव पर टिप्पणी नहीं की। तेजस्वी यादव दर चिराग पासवान के संबंध अच्छे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जमुई के विधानसभा चुनाव लड़े थे। चिराग
चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक एक सीट देगी बीजेपी। यही तो वो बात है, यही तो वो बात है जिस पर बात बन नहीं रही है। न चिराग मान रहे हैं, न पशुपति पारस मान रहे हैं, और बीजेपी कह रहे हैं कि इनको एक एक सीट ही देंगे। तो सूरज भान का क्या होगा, उनके प्रिंस का क्या होगा, दूसरे लोगों का क्या होगा? क्या वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, घर बैठ जाए क्या, इसीलिए बीजेपी के साथ है? ये बड़ा सवाल है और इस चीज को सुलझा नहीं पा रही है बीजेपी और एनडीए के बीच में घमासान मचा हुआ है। उम्मीदवारों के नाम तय करके बीजेपी बैठी हुई है, हिम्मत नहीं है कि घोषणा कर सके, क्योंकि घोषणा करेंगे तो एनडीए का गठबंधन टूट जाएगा। इसी जद्दोजहद में लगी है बीजेपी। संजीव कौशिक जी, और प्रतिक्रियाएं हम लेंगे, लेकिन इस बात का जवाब की सारे उम्मीदवारों के नाम तय कर लिया इन्होंने, 150 हो गया, 200 हो गया, लेकिन उम्मीदवार एक का भी नाम घोषित करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये हालत हो गई एनडीए की। इसलिए मैंने कहा कि भीतर खाने बहुत हड़कंप मचा हुआ है और सहयोगी दल जो सहयोगी दल बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी की बातें मान ले रहे हैं, तो वो सहयोगी दल अब अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि उनकी अहमियत क्या है, उनको पता है कि चुनाव के बाद में ये हमारे साथ करने वाले क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों ने ये इस बात का एहसास करा दिया है अपने सहयोगी दलों के साथ कि वो किस तरह से यूज करेगी। अभी वक्त है, अभी यदि चुक गए तो आने वाले दिनों में वैसे ही चुकते रहेंगे और बाहर का रास्ता हमको दिखाएंगे। हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, हम पिछला बन के रहेंगे। तो कम से कम हक और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अभी तो बोलना पड़ेगा। और ये जो लगातार विरोध के स्वर अंदर खाने से जो निकल रही है, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, बैठक कर रही है, उसमें एक नाम हटा रही है, एक नाम जोड़ रही है। कभी सीटों पे पेच फंस रहा है कि किसको कितनी सीटें दी जाए, तो कभी सीटों पर किस सीट पर किसको लड़ाई जाए, इसके पेच में वो उलझी हुई दिखाई दे रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से फैसले लेने का भारतीय जनता पार्टी में रिवाज रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी यदि आज के वक्त में इतना समय ले रही है, इतना अहजा की स्थिति में है, इतना आगे पीछे कर रही है, तो निश्चित तौर पे सब कुछ बेहतर नहीं है। और ये इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, इसका मैसेज भी लोगों के पास जा रहा है और लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये केवल कहने सुनने की बात है, अंदर खाने में ठीक नहीं है, स्थिति बेहतर नहीं है। वो 400 पार, 370 पार, वो लगातार जो दावेदारी की जा रही है, एक-एक सीटों पर किस तरह से गुनागणित करने की कोशिश की जा रही है और उसको बचाने की कवायद की जा रही है, साफ दिखाई दे रहा है। तो इस बार जो एनडीए की स्थिति है, वो 10 सालों में, हालाँकि हमने सोचा नहीं था, जिस तरह से लगातार मोदी जी का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो 10 सालों में ही उसकी स्थिति इस कंडीशन में पहुँच जाएगी कि सहयोगी दल भी उनसे जबरदस्ती आंख दिखाएंगे, सहयोगी दल भी अपने जिद पे अड़ेंगे, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी सपक आएगी और एक-एक सीटों पर इस तरह से उनका ग्राफ नीचे की तरफ इतनी जल्दी चला जाएगा। मैंने तो कम से कम जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, उस तरह से मैंने नहीं सोचा था। लेकिन संजीव जी, इस जी, देखिए पारस जी ने एक बड़ा अच्छी बात रखी है, और ये बहुत बिहार की राजनीति के नब्ज को पकड़ने वाली बात है कि जी। बीजेपी मुंगेर की सीट मांग रही है, और ललन सिंह जहां से लड़ते हैं, ललन सिंह की सीट है। अगर जेडीयू ने मुंगेर दे दिया तो जेडीयू ने अपनी पार्टी को तोड़ने का फैसला कर लिया। अगर ऐसा हुआ, ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि बिहार बीजेपी जानबूझकर मुंगेर मांग रही है ताकि ललन सिंह का टिकट लिया जा सके। और ललन सिंह का टिकट छीनने का मतलब है कि जेडीयू का टूटना, एकदम खुलेआम न्योता देना कि आओ ललन सिंह हमारी पार्टी के एमएलए को ले जाओ और आरजेडी में मिला दो, या जो करना करो। क्या कहेंगे आप? ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है और बिहार की जनता और साथ-साथ जदयू भी ये बात समझ रही है। वो इस्तेमाल करना जानती है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति से निकली है और गठबंधन की राजनीति से तमाम अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को पीछे छोड़ते हुए, उनको खत्म करते हुए अपने जनाधार को यदि बढ़ाया है, तो ये वोट बैंक किसका है? अपने जनाधार को या अपने विधायक और सांसदों की संख्या उसने बढ़ाई है, तो ये कौन सांसद और विधायक है? जाहिर सी बात है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ बात चले गए और उन्होंने विपक्षी पार्टी या उनके साथ जो सहयोगी थी, उनके घर में घुस के उस छिंदमारी लगातार वो करते रहे और उस अपनी तिकड़म लगा के कहीं तोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया, कहीं आधे करके मिला लिए, कहीं पूरा करके मिला लिया। तो ये तोड़-जोड़ की राजनीति का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना आगे वो बढ़ी है। तो जो विपक्षी पार्टियां इस बात को समझ रही है, वो समझ रही है कि वो जो चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं, यदि नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, तो वो गफलत में है। सारी बातें नीतीश कुमार समझ रहे हैं। मैंने कहा कि नीतीश कुमार उन्हीं सीटों को बचाने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के शरण में आए हैं जिन सीटों पे रार मची हुई है। वो किसी भी कंडीशन में नहीं चाहेंगे कि वो सीटें उनके हाथ से निकले, और यदि निकलना ही था तो जहां पहले से मुद्दा क्या था, इसीलिए बिहार में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी।
संजीव जी, पारस जी की ये प्रतिक्रिया है जिसको जवाब मैं देता हूँ। ये कह रहे जी। हैं कि विशेष राज्य दर्जा यानी क्या होता है, आंध्र प्रदेश बिहार राज्य मांग रहा है। पारस जी, आंध्र प्रदेश भी दो हिस्सों में बटा था, तेलंगाना बना था। बिहार भी दो हिस्सों में बटा था, झारखंड बना था। जब झारखंड बना था तभी से बिहार की भी ये मांग रही है कि उसको विशेष पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कभी दिया नहीं गया। विशेष पैकेज भी मांगा गया, वो पैकेज भी लटकाया जाता रहा, आज तक नहीं मिला। तो ये मांग हमेशा है। नीतीश कुमार सरकार भी जब कहती है कि विकास नहीं हुआ, सवाल पूछिए तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता कहते हैं कि हम तो और राज्यों के बराबर खड़े ही नहीं है, हमसे हमारा राज्य छीन लिया गया, हमको विकास में पीछे छोड़ दिया गया, हमें विशेष पैकेज नहीं दिए गए, और इस वजह से हम, इसके बावजूद हमने ये काम किया, हमने ये काम किया और हमारी रैंकिंग ये है और वो है। ये उनका एक्सक्यूज होता है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वहां मुद्दा बना रही है कि हम विशेष पैकेज देंगे, तो वो उनकी भी ये मांग रही है। तो इस बार का जो चुनाव है विशेष पैकेज को लेकर के, हालांकि बिहार में उतनी धूम तो नहीं है, लेकिन ये मांग बिहार की जनता की हमेशा से रही है। और ये मांग इंडिया गठबंधन की है कि नीतीश कुमार और केंद्र की बीजेपी सरकार मिलकर के बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं देते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। ये आपका सवाल था जो बताना बहुत जरूरी था दर्शकों के लिए। और संजीव जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया है, वो है कि कहीं गुम हो गया है, लेकिन वो प्रतिक्रिया ये थी कि एनडीए के जो घटक दल हैं, ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से नजर आ रहे हैं। भाई, मिलेगा एक सीट, कहेंगे 400 पार का नारा लगाने में तालियां बजा रहे होंगे। 400 पार और 370 पार में आपका क्या योगदान है? एक सीट पे लड़ेंगे क्या ओम प्रकाश राजभर जी? 2 सीट पर लड़ेंगे क्या जयंत जी? एक सीट चाहिए चिराग पासवान को, एक सीट चाहिए दूसरे पासवान को। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे दर्शकों ने तो बहुत सही लिखा। प्रेम कुमार जी, धीरे धीरे वो जो ध्रुव राठी का इसी बात पे ध्रुव राठी की वो वीडियो याद आ रही है कि ध्रुव राठी ने कहा था कि धीरे धीरे भारत का लोकतंत्र एक दलीय प्रणाली की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से धीरे धीरे ये काम करने में सफाई चतुराई कर रही है। ये तमाम उन क्षेत्रीय दलों को, तमाम छोटे छोटे पार्टियों को जिस तरह से उलझा के रख के, जिस तरह से उसके ऊपर प्रभुत्व कायम करके, उसको फंसा के, उसको दबा के, उसके ऊपर तमाम संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके उसको जिस तरह से झुका के वो अपने पक्ष में रखी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सारे उन विपक्षी या उन छोटे छोटे दलों का अस्तित्व खतरे में डाल रही है। लगातार उसकी कोशिश यही है। और ये जो छोटे छोटे दल है जिनका अपना अस्तित्व अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने स्टेट के विकास के लिए, अपने समाज के हित के लिए जो बड़े मजबूती के साथ लड़ते थे, वो एक तरह से उन्होंने अपना घर गिरा दिया है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अकेले ये हमें सर्वाइव नहीं करने देंगे, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके जेहन में ये बात भर दी गई है कि हम इनके साथ रहेंगे तभी हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने स्टेट का विकास कर पाएंगे, अपने समाज के लोगों के लिए आवाज उठा पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारी जुबान खामोश कर देंगे। तो वो जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी इसमें से अभी तक के डेट में सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए ये कहने पे हम भी मजबूर हैं, हम लोग तो लगातार, ये ध्रुव राठी का वीडियो बाद में आया है, हम लोग तो लगातार ये बात कहते चले आए कि धीरे धीरे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरफ कदम बढ़ा रही है। बात तो वही हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो वो ये बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे दलों के ऊपर मानसिक रूप से इस तरह से प्रेशर डाल दिया गया है कि उनकी एक तरह से मजबूरी हो गई है कि उनको लगने लगा है कि हमें इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन में रहने पर ही हमें हमारा गुजारा होने वाला है और हमारी आवाज जाएगी। भले उसके लिए वो 4 सीट, 3 सीट, 2 सीट, 1 सीट पर क्यों न सिमट जाए, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा है। ये कामयाबी भारतीय जनता पार्टी ने पाई है। जी प्रेम कुमार जी। जी संजीव कौशिक जी, थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार चला रही है, एकनाथ शिंदे हैं, अजित पवार हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं के शरद पवार जी से मुलाकात के बाद बीजेपी के हालत जो है खराब है। कि क्या कुछ नया महाराष्ट्र की राजनीति में गुल खिल रहा है क्या? देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र में उनके कद का अभी तक के वक्त में, भले वो मुख्यमंत्री रहे, नहीं रहे, किसी और पार्टी में रहे, किसी और दल में रहे, लेकिन उनके कद का राजनेता अभी महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। उनकी समझ, उनकी सोच, उनकी काम करने की जो शैली है, जिस तरह से वो खड़ा होकर के जिस तरह से अपनी पार्टी को एक आत्मविश्वास और बल देने की हैसियत रखते थे, और उन्होंने कर दिखाया कि इस उम्र में भी वो तन के जहाँ खड़े हो जाते हैं। वो दृश्य आपको याद होगा, एक बूढ़ा आदमी बरसात के समय छाता लिए हाथ में, वो
अभी भी जब शरद पवार की बात होती है तो वो चित्र जेहन में आने लगता है और याद आने लगता है कि किस तरह से वो खड़े थे। और उसके बाद में क्या हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कद किस तरह से अपने मजबूती को पाया था, सब लोग जानते हैं। तो शरद पवार से मुलाकात करने का मतलब कि शरद पवार राजनीतिक गुरु एक तरह से है महाराष्ट्र में, सबसे बड़े कद्दावर नेता है। और उनके पास यदि कोई जा रहा है तो संभव है कि उनके शरण में जा रहा है, और शरण में जाने के बाद में शरद पवार उन्हें कुछ बेहतर रास्ते दिखा सकते हैं, उन्हें कुछ बेहतर बता सकते हैं, उन्हें अपने तरफ झुका सकते हैं। तो शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं, उनकी हैसियत इतनी बड़ी है। तो कयास तो ये लगाया जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, शरद पवार उस तरह के भी शहीद इंसान में से हैं कि यदि वो उनकी तरफ झुकाव नहीं भी रखे, यदि आप जाए आशीर्वाद लेने के लिए विपक्षी पार्टी के लोग भी, तो उन्हें वो आशीर्वाद देने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। तो जब तक नतीजे कुछ सामने नहीं आते हैं, सचमुच में कोई खेला नहीं हो जाता है राजनीति में, आज की राजनीति अलग तरह की राजनीति है। यहाँ कुछ भी कभी भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस पार्टी की सरकार वहां पे बनी है, तोड़ करके, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद में, वहां भी जो लोग जिस मंशा से गए थे शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके, वो वहां उन लोगों से जो वादे किए गए थे उस तरह से वहां भी वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें जो वादे किए गए थे, जितना फ्री होकर के काम करने की बात थी, वो जाने के बाद में अचानक उन्हें भी लग रहा है कि इससे पहले वाले सरकार में इससे ज्यादा हम कंफर्टेबल थे। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाना, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाना, एक नई राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लेना, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं उस वक्त हुई। लेकिन कंफर्टेबल संजीव वहां भी कौशिक नहीं है। मुख्यमंत्री तो अजित पवार पहले भी थे, यूपीए की सरकार में थे। जो बदलाव आया है एक नाथ शिंदे के लिए आया है। तो ये राजनीति जरूर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए परेशान करने वाली है। एनडीए सीट शेयरिंग को फाइनल स्वरूप देने में लगी है, और उसमें एक नाथ शिंदे की डिमांड बहुत ज्यादा है, अजित पवार की डिमांड ज्यादा है। सबकी डिमांड को जोड़ ले संजीव कौशिक जी, तो सीटें कम पड़ जाती है और लड़ने वाले ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में एनडीए अपना नाम जो है उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रहा है, और इसी स्थिति को हम बता रहे हैं आज के समय में कि उम्मीदवारों के नाम तय करके बीजेपी रखी हुई है, लेकिन घोषणा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। जो जो लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल देर से खोला है, देर से देखा है, उसके लिए मैं ब्रेकिंग खबर जो है मैं फिर से एक बार स्क्रीन पर लाना चाहता हूं। ये ब्रेकिंग खबर आप देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान, और ये घमासान बहुत तेज है। सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो पा रही है, घटक दल आंखें दिखा रहे हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए, बीजेपी देना नहीं चाहती है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं कर पा रही है। क्या आज भी निकल पाएगा समाधान? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, शनिवार का दिन है। बीजेपी ने अपने तमाम राज्य के नेताओं को कहा है कि सॉर्ट आउट कीजिए, पंजाब को सॉर्ट आउट कीजिए, बिहार को सॉर्ट आउट कीजिए, यूपी को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो स्वयं डील करता है, वो अगर स्टेट लीडरशिप को कह रहा है कि सॉर्ट आउट कीजिए, इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। बीजेपी नहीं कर पा रही है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, इसी वजह से, क्योंकि घटक दल जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है, अकेले बीजेपी लड़ेगी ऐसा ऐलान हो चुका है। और क्या यही हालात उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेश में भी होने वाले हैं? शिरोमणि अकाली दल से बात नहीं बन पा रही है, लगातार बीजेपी उनसे बात कर रही है, लेकिन बातचीत अब तक नहीं बन पाई है। बिहार में नहीं मान रहे हैं नीतीश कुमार, वो 16 सीटों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उनको 16 क्या, कोई 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, 10 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वीआईपी से भी बीजेपी बात कर रही है, लेकिन वीआईपी भी नाराज बैठा है कि हमारे विधायकों को आपने तोड़ा था, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में एक नाथ और अजित पवार खेल कर रहे हैं, अलग चाल चल रहे हैं। उनकी मुलाकात शरद पवार से हुई है, ये भी एक बड़ी घटना है। एक नाथ अजित की शरद पवार से मुलाकात हुई है, ये भी एक बड़ी घटना है। तो इस तरीके से एनडीए पूरी तरीके से दबाव में नजर आता है। और हम अब इस बीच कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं और उसके बाद हम आपके पास आते हैं। कौशिक जी, पारस जी लिख रहे हैं कि यूपी में जब तक काशीराम थे, उन्होंने अपने साथ ओम प्रकाश राजभर, लालजी वर्मा जैसे बड़े बड़े नेताओं को जोड़ा। ओम प्रकाश राजभर काशीराम के समय से राजभर समाज से हैं, वो राजभर समाज से पहले से, काशीराम के समय से राजनीति वो कर रहे हैं। रामलाल जी कह रहे हैं कि चीन को लाल आंख दिखाने वाले लद्दाख में मेजर शैतान सिंह का स्मारक क्यों तोड़ा, पूछता है भारत। ये बहुत बड़ा सवाल रामलाल जी उठा रहे हैं, और लद्दाख जाने की हिम्मत नहीं हो रही है बीजेपी को। ये विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को
बाइफरकेट करने के बाद वहां पर भी आज तक विशेष पैकेज और ये काम नहीं किया गया, इसलिए बिहार और आंध्र प्रदेश में विशेष पैकेज मिलेगा, जनता कैसे उम्मीद करे। शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं चिराग पासवान, इट इज नॉट जस्ट नेम, इट इज अ ब्रांड ऑफ बिहारी प्राइड। बहुत सही कह रहे हैं आप शिव कोदाली जी। मृदुल जी लिख रहे हैं भाजपा इन छोटे दलों के साथ सीट देगी, चुनावी फाइनेंस करेगी। वो कह रहे हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन फाइनेंस करके छोटे दलों को चुनाव लड़ाएगी और बहुत कम सीटों पर, ये भी एक तरह का मोल तोल है। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में एनडीए की बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। हम भी बहुत कॉर्नर से ये बातें सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। ओटीएस कह रहे हैं देश से आरएसएस बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, जय किसान जय जवान, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, जुमला पार्टी हटाओ, देश बचाओ, ये नारा दे रहे हैं। पारस जी लिख रहे हैं एआईडीएमके बीजेपी की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, प्रधानमंत्री एआईडीएमके को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एआईडीएमके यानी अन्ना द्रमुक की बात करें, निर्मला सीतारमण को और एस जयशंकर को तमिलनाडु में चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो बल्कि एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में एआईएडीएमके, आप जानते हैं बीजेपी का कोई एलआई रह नहीं गया है। एआईएडीएमके ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब बीजेपी का कोई साथी नहीं है तमिलनाडु में, तो वो उनको लुभा रहे हैं, ललचा रहे हैं कि किसी तरह मिल जाए ताकि मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ नतीजे मिल सकते हैं। इसी तरीके से प्रथम लिख रहे हैं कि ओनली इंडिया विनिंग टुगेदर। प्रदीप भांबू जी लिख रहे हैं चिराग राजभर जयंत चौधरी आदि सबको मोदी जी एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सीट दे रहे हैं। प्रदीप भांबू जी सही कह रहे हैं और यही है झगड़े की जड़, ये मानने को तैयार नहीं है। बेंगलोर कांड बीजेपी की साजिश, ऐसा भी कह रहे हैं। बेंगलुरु में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, उस बारे में इशारा कर रहे हैं। जनता अभी जागृत होना चाहिए, भारत का भविष्य अभी जनता तय करेगी, पार्थ प्रतिम कह रहे हैं। इसी तरीके से बैड बॉय लिख रहे हैं यूपी में पीडीए 40+ सीट जीतेगी। सुशील विश्वकर्मा कह रहे हैं डू आई काम है एनडीए में जब इंडिया कंप्लीट है। तो इस तरीके से इंडिया में अच्छा एनडीए में एक आई कम है ये कह रहे हैं, अच्छा इंडिया कंप्लीट है। ममता बनर्जी और बीजेपी का अंदरूनी समझौता, ये खबर चलती रहेगी, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार जी का राजनीतिक चाणक्यगिरी खत्म हो चुका है, खुद भी बारामती सीट में जीत के लाले पड़े हुए हैं। डिनर पे बुलाकर कॉम्प्रोमाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आपकी एक सोच है, लेकिन शरद पवार जी जब बारिश में छाता लेकर वोट मांगने निकलेंगे तब आप देखिएगा महाराष्ट्र की जनता कैसे टूट पड़ती है। उन्होंने बदल दिया था चुनाव की तस्वीर, ये मादा कम नेताओं में होता है। रामलाल जी लिखते हैं पहले भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, अब वेस्ट इंडिया यानी गुजरात कंपनी लूट रही है। देश की जनता समय से समझ जाए तो ठीक है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं। लोहा यादव कह रहे हैं कि ओपी राजभर, जयंत जी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद से ये लोग जनता को क्या जवाब देंगे अगर ये 2 सीट पा रहे हैं। बिल्कुल जनता के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लोग बोलेंगे। और बहुत अच्छा हमारे दर्शकों ने कहा है राहुल गांधी ग्रेट लीडर, कह रहे हैं कैलाश जोशी। महाराष्ट्र में एनडीए सिंगल डिजिट में आ सकती है, महाराष्ट्र के कई पत्रकारों का ऐसा कहना है। पारस लिख रहे हैं, नरेश चंद्रा लिख रहे हैं बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इसके अलावा जुमलेबाज कभी ठीक नहीं होता। आईएस पटेल लिख रहे हैं देश का आम चुनाव अगर छोटे छोटे व्यक्तिगत जातिगत मुद्दे पर लड़ा जाएगा तब देश की अस्मिता, विकास और देश निर्माण की बातें कोई मायने नहीं रखती। पब्लिक और नेता कब समझेंगे, बहुत बड़ा सवाल, गंभीर सवाल आईएस पटेल जी लिख रहे हैं। देश का चुनाव है, देश के मुद्दे सामने होने चाहिए। बीएसपी ओवैसी से सावधान, वो सिर्फ वोट काट के बीजेपी को फायदा कराएगा, ऐसी भावना है एके जी की। लद्दाख मणिपुर में मोदी जी को जरूर आना चाहिए। मोदी जी जाएं, कभी प्रोग्राम बनाएं, जहां भी मुश्किल घड़ी होती है वहां कहां जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से मनोहर लाल जी कहते हैं जयंत का बैंड बजाएगी बीजेपी, जो आदमी किसानों से गद्दारी कर रहे हैं उसके साथ उचित है।
शरद पवार के बारे में आज कह सकते हैं टाइगर अभी जिंदा है, प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं। ओम प्रकाश पाल जी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार है। प्रेम जी, तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार न होने का कारण एक है नीट की परीक्षा। तमिलनाडु में कहना है कि नीट परीक्षा ना और परीक्षा राज्य स्तर पर हो। तमिलनाडु में इलेक्शन आते ही नीट का मुद्दा गर्म हो जाता है। बिल्कुल, नीट का मुद्दा जब बच्चे फांसी लगा रहे थे, मर रहे थे, तब वहां के मुख्यमंत्री ने सामने आकर के इस मुद्दे को उठाया था और राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। आप सही ध्यान दिला रहे हैं। अविनाश यादव जी लिख रहे हैं सभी स्टेट में बीजेपी 2019 से 4-4 सीटें कम कर दे, बस 4x29 यानी सत्ता से बाहर। इसी तरीके से और शिव कुमार गोदाली जी लिख रहे हैं एनडीए जो सीट्स मिलती हैं जीतने की गारंटी मिलता है, यानी ये कह रहे हैं कि एनडीए से सीट मिलेगा तो जीत की गारंटी मिलेगी, यानी 1-2 सीट लो, घर बैठो, विरोध करने की जरूरत नहीं है। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं सत्ता लोलुप नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल के हो, केवल और केवल देश की जनता ही सबक सिखाएगी। इसी तरीके से शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और मोहम्मद दालियात मोहम्मद सिराज जी कह रहे हैं सर टेक इज ए ग्रांटेड ऑल स्मॉल पार्टीज इन एनडीए विल बी वाइंड अप, नो पार्टी विल एग्जिस्ट। ये बात भी सही कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को संकट है। और हरिशंकर जोशी जी कह रहे हैं टाइगर का यह पता नहीं होता कि कब किसका शिकार करेंगे, कहते हैं शरद पवार टाइगर है। अच्छा, बड़ा गंभीर बात कर रहे हैं जोशी जी, कह रहे हैं टाइगर मत बोलिए, टाइगर कहने का मतलब वो कब किसका शिकार कर ले पता ही न चले। काद्यान जी लिख रहे हैं देश में पावर और पैसा के दुरुपयोग हो रहा है। और पारस जी एक बार फिर लिख रहे हैं कि यूपी में मां बेटी का मुकाबला हो सकता है, मिर्जापुर में अखिलेश यादव कृष्णा पटेल को उतारने की सोच रहे हैं। हमने तमाम प्रतिक्रियाएं लगभग पढ़ ली हैं, बहुत फास्ट में स्पीड में पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रतिक्रिया आना बहुत जरूरी होता है। संजीव कौशिक जी लौटते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी, उनकी पार्टी बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ रही है, एक तरह से बहुत टेस्टेड वो पार्टी है, सहयोगी है, लेकिन इसके बावजूद इस पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा है। और जो जब मंत्री बनाए तो ठीक है, हटा दिए तो भी ठीक है, सीट दे दिए दो वो भी ठीक है, नहीं दे तो क्या ठीक है? किस हालात में आप देखेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी भला किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को या किसी भी ऐसे दल को का विस्तार क्यों होने देगी जो उनके साथ सहयोगी के तौर पे है। यदि उसका वजूद बढ़ेगा तो फिर बार्गेन क्षमता भी बढ़ेगी, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना होगा। कई बार जो स्वाभाविक रूप से जिसे हम कहते हैं कि आपकी एलाई पार्टी है, उसी तरह से अनुप्रिया पटेल शुरुआती दौर से और वो एक संतुष्ट, हालांकि राजनीतिक करने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा या राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा ये होती है कि लगातार उसका विस्तार हो, 2 से 3, 3 से 4 और आगे की तरफ बढ़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े भी संतुष्ट होने की बात सोच लेते हैं और सीट मिल जाए तो भी, ना मिले तो भी पार्टी के साथ रहे और बड़े सभ्यशालीन तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातें, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको जनता का प्यार मिलेगा, विस्तार होना ही चाहिए। और यदि अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको विस्तार नहीं और आपके ऊपर विराम लगना चाहिए। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, लगातार हैं, तो मेरे समझ से फिर वो पानी भी एक जगह पे लगातार जमे रहने से वो उसकी गुणवत्ता में खराबी आ जाती है। तो ये बहता हुआ होना चाहिए, आपका विस्तार होना चाहिए यदि आप बेहतर कर रहे हैं तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो उन्हें नहीं विस्तार करने देना चाहती है, वो उतने ही में संतुष्ट है, वो आगे कुछ बढ़ना नहीं चाहती है, तो जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, उनके लिए एक मजबूत और ट्रस्टेड पार्टी है तो है, लगी हुई है साथ। जी। जी, जी। संजीव जी एक बड़ी खबर फराह जी, शकीब जी दे रहे हैं। जी। फराह शकीब जी कह रहे हैं कि आज मोदी बिहार आ रहे हैं और खबर है कि नीतीश जी मंच शेयर नहीं करेंगे। ये छोटी मोटी खबर नहीं है। अगर नीतीश कुमार मंच शेयर नहीं करेंगे तो इसके बहुत बड़े मायने हैं, दो तरीके से। एक मायने तो यह है कि नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। दूसरे मायने यह है कि सीट शेयरिंग जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं, इसका प्रदर्शन होगा। और तीसरी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ही ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उनके साथ मंच शेयर करें, क्योंकि नीतीश कुमार इतने कुख्यात हो चुके हैं, बीजेपी के भीतर इतना विरोध है नीतीश कुमार को लेकर, जनता इतना अब खराब बोल रही है बीजेपी को नीतीश कुमार के लिए कि नरेंद्र मोदी जी को अब नीतीश कुमार को अपने साथ मंच पर शामिल करना उल्टा पड़ेगा, ऐसा लग रहा है।
तीनों में से कौन सी बातें ज्यादा सही है प्रेम या प्रेम तीनों? प्रेम 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 कुमार जी, पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार यदि नाराज भी हो रहे हैं, यदि वो किसी बात को लेकर के खफा भी हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खफा हो जाए और इस लेवल पे खफा हो जाए कि नाराजगी सरेआम व्यक्त कर दें। वो खफा भी होंगे, नाराज भी होंगे तो चुपके से होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे, एहसास कराएंगे, लेकिन अब उनकी इतनी क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इस ऐन मौके पर वो इतने ज्यादा लेवल पे नाराज हो जाए कि वहां से बाहर चले जाएं या फिर उन्हें आपको आंख दिखाएं। स्वाभिमान उन्होंने गिरवी रख दी, पहली बात तो ये। और ये जनता भी समझ रही है कि स्वाभिमान उन्होंने गिरवी रख दिया है। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी इस बात को समझते हैं कि बिहार में यदि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है तो नीतीश कुमार जब तक कमतर नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राजद तो मजबूती के साथ आगे बढ़ ही रही है, उसके टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो अपने खेमे में लगातार वो अपनी लोकप्रियता में इजाफा उस पार्टी के काम से, और लगातार वो सड़कों पर जिस तरह से प्यार सम्मान मिल रहा है, राजद में कहीं कोई लगातार प्लस होता दिखाई दे रहा है। टूटने की, वहां से मजबूत होने की भारतीय जनता पार्टी की वो सारी संभावनाएं नीतीश कुमार में दिखाई देती है, और नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार दांत के बीच में फंस गए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प है, लेकिन वो नाराज भी होंगे तो इस तरह से मुस्कुराते हुए कि काम बिगड़ न जाए। आज के वक्त में यदि वो ज्यादा हार्ड एक्शन लेते हैं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनको पता है इस बात का। तो वो चाहते हैं कि उनको सम्मानजनक तरीके से दिया जाए, और लोग ये न कहे, वो अपने क्षेत्र में जब अपने ही लोगों के बीच में जाए तो लोग उन्हें हे दृष्टि से नहीं देखे और उनसे सवाल न करें कि आखिर इधर से इधर जाके आपने किया क्यों। लेकिन यदि मिलता भी है तो भी सवाल तो ये मौजूद रहेंगे, और बिहार की जनता उनसे लगातार सवाल करेगी। उस सवाल से परेशान होते संजय रहेंगे जी, नीतीश कुमार जी। संजय जी, हमारे पार्थ प्रतिम बैज बरुआ जो ये कमेंट लिख रहे हैं, मैं इसको बहुत महत्व दे रहा हूं कि कल पटना रैली तय करेगी भारत का भविष्य। रिवोल्ट बिहार से ही शुरू होता है, इतिहास गवाह है। ये जो उन्होंने बताया, बहुत गंभीर बात, महीन बात कही है। जो लोग भी देखते हैं, राजनीति को समझते हैं, उसके लिए ये जरूरी है। इसलिए मैं टिक गया इस पर, वाक्य पर। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली की थी, 2013 की बात है, पटना में, और रैली चल रही थी और वहां बम धमाके शुरू हो गए थे। बहुत छोटी छोटी इंटेंसिटी के धमाके थे, गांधी जी मैदान में रैली चल रही थी। लेकिन उस धमाके के बाद एक तरह से चुनावी परिदृश्य बदल गया। वो धमाके हिंदुस्तान में आतंकी हमलों के और आतंकी घटनाओं के हिसाब से देखे तो वो अंतिम धमाका था, क्योंकि उससे पहले यूपीए सरकार ने बहुत सख्ती के साथ में पूरे स्लीपर सेल को नष्ट कर दिया था, और ये धमाका भी लो इंटेंसिटी का था। लेकिन फिर भी ये बड़ा चुनावी मुद्दा बना, और नरेंद्र मोदी ने चुनाव 2014 का जीता। आज वही नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार उनके साथ होंगे कि नहीं, इस रैली से क्या मतलब निकलेगा, क्या उनकी एक विजय यात्रा फिर से चालू रहेगी कि उस पर ब्रेक लग जाएगा, इस हिसाब से भी ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रैली भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये देखने को मिलेगा कल कि किस तरह से लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उन्हें सौगात देने का प्रयास किया जाता है, और किस तरह की मजबूती दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं, या वाकई ये कहने की बात है कि एक हैं और अंदर खाने में कुछ और चल रहा है। बहुत सारी चीज कल तय होने वाली है, तो निश्चित तौर पे ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। जी प्रेम कुमार जी। जी जी, हमारे कई साथी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश जी वापस इंडिया गठबंधन में आएंगे। कह रहे हैं कि इस बार पलटी नहीं, पलटा मारेंगे। इसी नहीं तरीके से नहीं। इसी तरीके से तेजस्वी के नाम पर भी बहुत कहा जा रहा है कि देश में एक बिहारी बीजेपी पर भारी सिद्ध कर रहा है, तेजस्वी नाम का शेर युवा। इसी तरीके से और प्रतिक्रिया लेते हैं, बीजेपी को फायदा हो रहा है इस बार, लेकिन अगली बार बीजेपी और आरजेडी में होगा मुकाबला, जिसमें बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा जीके एंटरप्राइजेज कह रहे हैं। 39 2019 सीट एनडीए जीती, अब की कम ही होगी। दलित, ओबीसी, एसटी, मुस्लिम, यादव, निषाद ये बता रहे हैं कि ये सब अगेंस्ट में हैं। ओम प्रकाश पाल जी कह रहे हैं देश का बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान आज अपने आप को बहुत ही हताश महसूस कर रहा है। भावना रख रहे हैं आप, पीएम का बिहार दौरा फेल होगा। ये पास और फेल इस पर निर्भर करने वाला है। नीतीश कुमार का शामिल नहीं होना, नीतीश कुमार का वो स्टैंड लेना जिस बारे में कहा जा रहा है
कि एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से मुलाकात होना भी एक बड़ी खबर है, और इधर नीतीश कुमार के बारे में है ही, लालू प्रसाद लगातार बोल ही रहे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर टैक्टिस भी माना जा सकता है नीतीश कुमार का, कि उनको सीट शेयरिंग में 16 सीट दो, नहीं तो हम छोड़ देंगे, वो वाला भाव भी माना जा सकता है। यानी क्या होगा इसको लेकर के ये रैली नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और हम लोग जो बात कर रहे हैं एनडीए में घमासान निकलेगा समाधान, तो ये समाधान निकलता दिख नहीं रहा है, लड़ाई बढ़ती दिख रही है। और ये लड़ाई बढ़ेगी तो पहले लोग कहते थे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगा, इंडिया गठबंधन में तो हो गया, लेकिन एनडीए गठबंधन में न सीट शेयरिंग हो पा रही है, न गठबंधन एकजुट रह पा रहा है। ये बड़ी स्थिति है, बड़ी बात है। तो आज संजीव कौशिक जी, आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं और देखते हैं कि आज के दिन क्या कुछ होने वाला है। हमारी हर घटना पर नजर रहेगी, और जैसे ही कोई घटना बड़ी होती है हम आपके सामने हाजिर होते हैं, नियमित शोज के अलावा। तो संजीव कौशिक जी, आखिरी में जी, और इस प्रोग्राम के आखिर में जो रोजाना की तरह अपील कि अपने तमाम उन चाहने वाले और अपने दर्शकों से एक अपील की, आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। आप यदि चाहते हैं कि इस तरह की पत्रकारिता को मजबूत किया जाए, लगातार हम आपसे संवाद जारी रखें, आप अपनी बात रखते रहें, हम आप उस बात पे भी चर्चा करते रहें, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप चाहें तो अपना एक छोटा सा सहयोग जो आपको उचित लगता हो आप दे सकते हैं। आपका वो सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, हमारे मजबूती का बहुत बड़ा कारण होगा ये। अन्यथा आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे हर एक कार्यक्रम की सूचना आप तक मिले। और रोजाना की तरह फिर मिलते हैं कल सुबह एक नए घटना चक्र को लेकर के, जिसपे हम लोग बात करेंगे आपसे, आप भी बात करेंगे हमसे, और तमाम दर्शकों को इसी के साथ नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।